कि इस पूरे फसाने में जिसका जिक्र नहीं था पाकिस्तान का, उस पाकिस्तान को बातचीत में शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान एक इकलौता कंट्री है जिसके रिश्ते तीनों बड़ी ताकतों के साथ नॉर्मल है और अच्छे हैं। अच्छा, रशिया भी उनके साथ क्लोज रिलेशंस करना चाहता है। पाकिस्तान कैन बी द होस्ट कंट्री, यहाँ बातचीत हो सकती है। और 1 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रीट्वीट कर दिया। साथ में क्या है, सिक्योरिटी की बात है कि अगर ईरान की टीम आती है नेगोशिएशन के लिए, यहाँ से गए अपना पहुंच गए पाकिस्तान। और मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा उनको कोट ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। इस तरह से मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान को बहुत अहमियत दे रहा है। सऊदी अरब ने कहा कि भाई हमारे भाई पाकिस्तान को बुला लीजिए, ये सही बात है। और देखिए, तालमेल रखने में पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। ये कब हुआ था आखिरी बार इतिहास में कि वेस्ट एशिया में एक मुल्क इतना ताकतवर हो गया कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर, क्योंकि इजराइल को नहीं हराया, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हराया है। लड़ाई लड़ा था पाकिस्तान। सिमिलरली अब वेस्ट एशिया में बिना लड़ाई लड़े हुए लड़ाई लड़ रहा है ईरान, पर डोमिनेंस जो है मिलिट्री की वो चाइना की बनेगी। अमेरिका की शिकस्त होना इतनी बड़ी बात है, पाकिस्तान आके उनको सिक्योरिटी देता है। तो मुस्लिम दुनिया का नेता बनेगा एक शिया देश। आप जिम्मेदारी के साथ इसको। इजराइल को तो मैं कोई ताकत मानता ही नहीं। इजराइल ताकत है अमेरिका के कारण। ईरान ही तो रास्ते में आ रहा है इजराइल के, और कौन खड़ा हो रहा है? ये अरब तो नहीं खड़े हो रहे। आप लगातार 28 फरवरी से ईरान के ऊपर जो थोपी गई जंग है उस पर लगातार खबरें देख रहे हैं। अब ये बहुत ही हास्यास्पद एक तरह से स्टेज में ये जंग आ चुकी है, जहां डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की उल जलूल बातें और उल जलूल बयानात दे रहे हैं, जहां पर ईरान की मिलिट्री ही उनका मजाक उड़ा रही है। लेकिन इस दौरान जो एक बड़ी खबर है, जो मजाक नहीं है, वो ये कि इस पूरे फसाने में जिसका जिक्र नहीं था पाकिस्तान का, उस पाकिस्तान को बातचीत में शामिल कर लिया गया है टर्की, इजिप्ट, ओमान के साथ साथ, कि अब यूनाइटेड स्टेट्स और साथ साथ ईरान के बीच एक तरह की कोई संधि कराने की कोशिश हो रही है, जिस संधि से ईरान इनकार कर रहा है। दूसरी बड़ी बात कि पाकिस्तान जो भारत का पड़ोसी देश होने के साथ साथ हम उसे तथाकथित दुश्मन देश भी कहते हैं। मोदी जी हमारे खामोश सिर्फ तूफान का नज़ारा कर रहे हैं दूर से, और उधर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना एक तरह का बड़ा स्टेक होल्डर बन गई है। एक ऐसे इवेंट में, मैं इसको इवेंट खासकर जानबूझ के कह रही हूँ, एक ऐसी घटना में जो शायद पिछले 10 साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। मुझे ये बताइए कि क्या जंग खत्म हो चुकी है? इससे पहले कि मैं संधि की बात पर आऊँ, इज द वॉर ओवर? देखिए, एक बहुत बड़ी फेज खत्म हो चुकी है लड़ाई की, और उस फेज में सीधी जीत ईरान की हुई है। मैं क्यों कह रहा हूँ एक बड़ी फेज खत्म हो चुकी है, क्योंकि अगर अभी कुछ बातचीत नहीं हुई तो हम एक खतरनाक फेज में चले जाएंगे। उसमें क्या होगा, ईरान क्या करेगा, स्टेट ऑफ हर्मोज, और ये सब बता चुके हैं कि हम करेंगे, स्टेट ऑफ हर्मोज और रेड सी जो है, पर्शियन गल्फ और रेड सी, वो उसमें पूरा ट्रैफिक बंद कर देंगे। फिर जो हुतीज हैं, वो जो अंडर सी केबल्स जाती है इंटरनेट की, वो स्टेट ऑफ हर्मोज से जाती है। 30% वर्ल्ड की इंटरनेट केबल वहाँ से जाती है, जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है मिडल ईस्ट को, कुछ पोर्शंस है साउथ एशिया के, और कुछ पोर्शंस है यूरोप को, तो वो उसको काट सकती है। हमारा देश भी शामिल है उसमें? तो उसमें नहीं, हमारे देश में थोड़ा अलग है, हिसाब किताब रखा हुआ हमने, तो वो उसको भी काट सकती है, वो निकल जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि वो सारी जो सब कुछ आजकल इंटरनेट पे होता है, बिजनेस, फाइनेंसेस, सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या होगा, जैसे उन्होंने कहा है, ईरान ने कहा है कि अगर आप हमारी एनर्जी पावर स्टेशन और हमारे डीसैलिनेशन प्लांट्स में मारेंगे तो हम वो सब कुछ यहाँ भी कर देंगे, जीसीसी कंट्रीज में। तो कहने का मतलब ये है, एक तो वहाँ तबाही होगी, और दूसरा यहाँ पे जो जीसीसी कंट्रीज है उसका इतना नुकसान हो सकता है कि अगले कुछ डेकेड्स तक नॉर्मलसी नहीं आएगी, कुछ दशकों तक नहीं आएगी। हाँ। आपने कहा जंग का एक फेज खत्म हो चुका है। आज भी ईरान में 13 लोग मारे गए हैं। ये कैसी जंग खत्म हुई है जहां 1 दर्जन लोग उस दिन मारे गए, जहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 5 दिनों के लिए हमने जंग को बंद कर दिया है? तो उसका कारण क्या है कि नेतन्याहू ने साफ कहा है कि मैं तय करूंगा जब जंग कब खत्म होगी, अमेरिका तय नहीं करेगा, वो उन्होंने साफ कह दिया है। तो वो इजराइल जो है वो अपनी जंग खत्म नहीं कर रहा है, ये तय है। इसलिए एक खबर और भी आई है कि 11 कंट्रीज ने अपने सिटीजन को कहा है कि आप इजराइल को छोड़ के चले जाइए।
क्योंकि इसराइल पे बहुत बमबारी हो रही है, वहाँ पर सेंसरशिप है, इसलिए वहाँ से पता नहीं चल पा रहा है कि हो क्या रहा है। पर इसराइल का मुद्दा ये है कि मुझे किसी तरीके से जंग को बढ़ाते रहना है, ख़त्म नहीं करना क्यों? है। क्योंकि उनका इसी जो अकेले वो लड़ाई लड़ नहीं सकते, अगर और लोग जुड़ते जाएंगे तो उनकी ये सोच है कि वो सारी चीज़ बढ़ जाती है, वो आपस में लोग लड़ेंगे और वो अपने आप को दे वांट टू इमर्ज एज द नंबर वन पावर इन द रीजन। और इस दौरान ये चुनाव भी आ जाएंगे। अब देखिए वो चुनाव जब लड़ाई होती है ना तो हम्म। फिर चुनाव नहीं नहीं, मैं होते। तो कह रही हूँ फायदा तो वो यही करना तो यही चाहते हाँ हैं वो देखिए नेतन्याहू। वो दूसरी, हाँ हाँ लेकिन बोलिए। मैं अब बात करना चाहती हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात पर, जो जी। बिल्कुल हमने कहा है कि वॉर हमारे घर आ गई है कई तरीके से। हम्म। पाकिस्तान ये कहाँ से आया? कैसे पाकिस्तान का दखल यहाँ पर हो रहा है? इस पूरी जंग में पाकिस्तान को तो अपने घर के अंदर जो है संभालना मुश्किल हो रहा था। लोग अयतुल्ला अली खामनेई की जब हत्या उनकी की गई तो कॉन्सुलेट को जला दिया गया, यूएन के ऑफिस पे हमला कर दिया गया, एक राइट वाली सिचुएशन हो गई थी। अचानक शांति का मसीहा कैसे बन गया पाकिस्तान? देखिए ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उसके बाद से, बल्कि मैंने कुछ वीडियो पे इस पे किए थे, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। और हुआ ये था कि जैसे आज हम जानते हैं दुनिया जो है वहाँ पे 3 बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान एक इकलौता कंट्री है जिसके रिश्ते तीनों बड़ी ताकतों के साथ नॉर्मल है और अच्छे हैं। चीन के साथ अच्छे हैं बहुत, वो तो है ही है। अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप देखिएगा कि अमेरिका की जो यूएस कांग्रेस रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर नवंबर की, उसमें साफ लिखा था जो 4 दिन की जंग हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसमें पाकिस्तान की फौज ने अच्छा काम किया है। देखा मैंने रिपोर्ट वो। और साथ में फिर वो बताते रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप भी खुश रहे कि मैंने सीज फायर कराया था और उसको क्रेडिट भी दे रहे थे वो, तो वो भी बड़े खुश है। उन्होंने भी एक रोल दे दिया था इनको वेस्ट एशिया के अंदर जहाँ भी जंग चल रही है। अच्छा, रशिया भी उनके साथ क्लोज रिलेशन करना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि तीनों बड़ी ताकतें, उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और फिर जैसे हम जानते हैं पिछले साल उन्होंने एक संधि करी थी सऊदी अरेबिया के साथ, विच इज़ द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप बिल्कुल, अग्रीमेंट दैट दे बिल्कुल। हैड डन विद द सऊदीज। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये इन्होंने शुरू से तालमेल रखा। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई है तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, प्राइम मिनिस्टर उनका और विदेश मंत्री वो तालमेल रख रहे थे ईरान के साथ भी और सऊदीज़ के साथ तो है ही, बाकी और ताकतों के साथ भी। ये जो 4 ताकतें इकट्ठी हो गई जो कि उसमें शामिल हैं, आपके इजिप्ट हैं, इजिप्ट अरब लीग का वो इकट्ठा कर सकते हैं, फिर ओमान है वो जीसीसी कंट्रीज़ के हैं, फिर टर्की है उनकी अपनी एम्बिशन है पर वो खिलाफ हैं इजराइल के, और फिर पाकिस्तान है, ये चारों हो गए। फिर आप देखिएगा कि संडे को खबर आई 22 मार्च को कि आसिफ मुनीर की बात टेलीफोन पे ट्रंप से हो गई। उसके बाद 2 दिन के बाद 24 को मोदी जी की हुई है। उसके बाद नहीं मोदी नहीं जी की हुई है वो कल। नहीं नहीं वो हाँ, अलग है, पहले बात। ये हाँ, कहानी खत्म जी, कर लें। जी, जी। तो ये कहानी क्या है उन्होंने उसको, रीट्वीट किया उसको। हाँ उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन के बाद जो उनके प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लिख दिया कि अगर तैयार हैं ईरान और अमेरिका तो हम अपनी जो है पाकिस्तान कैन बी द होस्ट कंट्री, यहाँ बातचीत हो सकती है। और 1 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रीट्वीट कर दिया। तो ये चीज़ें शुरू हुई हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो रहा, जो नहीं करना चाहिए था, और मैं उस शुरू से कह रहा था, इसलिए नहीं करना चाहिए था कि मुझे कोई परेशानी है, इनकी प्रोफाइल बड़ी है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी है कि हमको दोनों मुल्कों को साथ रहना है, पर वो एक अलग कहानी है। पर ये सारी बात वहाँ से शुरू हुई है। अच्छा, फिर एक तो इनकी तीनों बड़ी ताकतों के साथ रिश्ता अच्छा है, साथ में क्या है सिक्योरिटी की बात है कि अगर ईरान की टीम आती है नेगोशिएशन के लिए तो वो कहीं जिनीवा तो जा नहीं सकती, ये लैंड बॉर्डर है, यहाँ से गए अपना पहुँच गए पाकिस्तान और ईरान का एक वो भी मिलता है कनेक्शन, उनका एग्जैक्टली बॉर्डर भी मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेस्ट जगह थी दोनों लिहाज से अगर आप देखिए। जी हाँ, और मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा उनको कोट ट्वीट करते हुए हाँ। कहा है कि भाई हमने उनके प्रधानमंत्री का बयान सुना है और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। तो ऐसा लगता है मुझे कि एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान को बहुत अहमियत दे रहा है। तो ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर से ईरान की जंग का क्या लेना देना? आपने एक बार ये कनेक्शन बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो सऊदी अरब के साथ ये डील नहीं होती और सऊदी अरब और पाकिस्तान इतने नज़दीक नहीं आते।
यहाँ पर कई वेस्टर्न अखबार हैं जो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को ये रोल दिलाने में अमेरिका के साथ उनकी जो कुर्बत है, जो नज़दीकी है, वो तो शामिल है ही यूएस की, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि भई हमारे भाई पाकिस्तान को बुला लीजिए। ये सही बात है? देखिए, सऊदी अरब जो है वो इस समय है दूसरी तरफ, वो है अमेरिका के बिल्कुल। साथ। पर सऊदी अरब का जो रिश्ता है, अभी तो इनका एग्रीमेंट हुआ है, पर ये तो बहुत पुराना है। सऊदीज़ का और पाकिस्तानियों का कोई नया तो है नहीं। अच्छा, अभी साथ में क्या है कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ी, और देखिए तालमेल रखने में पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। जैसे हमने देखा कि जब उनको मौका मिला, जब सीज़ फायर की बात आई, तो उन्होंने फ़ौरन क्रेडिट दे दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि हाँ, आपने सीज़ फायर कराया है। तो वो तालमेल भी अपना अच्छा रख लेते हैं सब लोगों के साथ। तो और फिर न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, मुस्लिम कंट्री है, मिलिट्री पावर में भी ताकत आप है। तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि चापलूसी अगर कर दें डोनाल्ड ट्रंप की, तो आप कह रहे हैं तालमेल ना ना तथाकथित ना रूप ना से ना अच्छा ना कह रहे हैं। देखिए, आपने मुझसे पिछले इंटरव्यू में जब मैंने कहा कि भाई मोदी जी ये नहीं कह रहे हैं कि खामनेई की हत्या कर दी, हाँ या जब हाँ तेल हाँ खरीदने के लिए हाँ हमें इजाजत दे दी रूस से, तो आप कह रहे हैं मोदी जी गुलाम बन गए। मोदी जी झुकेंगे तो आप कहेंगे गुलाम बन गए, अगर नहीं झुक रहे हैं तो आप कह रहे हैं रिश्ते बनाने ना नहीं ना ना आते। ना 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 आप इस बात को थोड़ा समझिएगा। डोनाल्ड ट्रंप है, उनको ना तो कोई स्ट्रैटेजी आती है, ना उनको जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है, ना मिलिट्री समझ में आती है। ही इज़ अ डील मेकर। उसको अपनी तारीफ चाहिए, और प्रेसिडेंट है अमेरिका के। तो अगर उसने सीज फायर में काम किया है, जो कि किया है, ये भी नहीं है कि पाकिस्तानी झूठ में उनकी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने किया है। इनफैक्ट आप याद करिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था कि दोनों लोग जो है वो तैयार हो गए हैं, मतलब अब ये हो गया और है सीज सीज फायर फायर, हो गई है। उसी दिन हाँ हुआ। हाँ बिल्कुल। तो उनका रोल तो था ही उसमें। नहीं, तो आप चाहते हैं कि मोदी जी इस बात को स्वीकार कर लें भारत की जनता के नहीं, सामने वो वक्त और निकल गया। ग्लोबल ऑडियंस के सामने, और चुनाव हार जाएं यहाँ पर? अरे देखिए, वो एक अलग कहानी है। आप चुनाव इज अ सेपरेट थिंग, पर उसका वो वक्त निकल चुका है। हमारे जो है रिश्ते जो है अमेरिका के साथ जो है, वो डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली खुश नहीं है। आपने पिछले 15 मिनट में 3 बार बोला है कि जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का हाँ बेहतर हुआ हाँ है। मुझे हाँ आसान शब्दों में समझाइए, क्या मतलब हाँ है इस बात का? जी, इसका मतलब ये हुआ कि आज जो है वो 4 दिन की लड़ाई के बाद कि दुनिया बदल रही है। एक ऑर्डर जो था, जो यूनिपोलर वर्ल्ड होती थी, जहां अमेरिका सुपर पावर होता था, अमेरिका तय करता था कि कैसे रूल्स बनेंगे, इंस्टीट्यूशंस क्या होंगी, तो उनके रूल चलते थे। अब दुनिया जो है वो मल्टीपोलर हो गई है, और उसमें 3 बड़ी ताकतें आ गई हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि अब वो रूल खत्म हो रहे हैं, अब नए रूल बनने हैं। जब एक वर्ल्ड ऑर्डर खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है, तो मिलिट्री ताकत की अहमियत होती है, क्योंकि रूल टूट रहे हैं। इसका मतलब है और खुली छूट मिल रही है सब मुल्कों को। तो उनकी जो अंदर की रंजिश है, प्रॉब्लम्स है, मिलिट्री पावर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अमेरिका ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, बेहतर किया है इंडिया से। हमारा अपना नैरेटिव है, पर अमेरिका ने ये तय करा है, और अमेरिका जो है 3 में से 1 बड़ी ताकत भी है। तो यहाँ बात ये हो रही थी कि ये जंग दुनिया को तबाह करेगी। अब बात ये हो रही है कि ये जंग दुनिया को नई शक्ल दे रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो हमें नई दुनिया मिल रही है, नई दुनिया या दुनिया की नई तरतीब मिल रही है हमें। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो डिमांड है जिस पे वो बिल्कुल अटल है ईरानी, वो ये है कि आप अपनी यहाँ से बेसेस हटाइए। तो जो बेसिस थी अमेरिका की, जब यूनिपोलर वर्ल्ड थी, जो हिफाजत दे रही थी इन सब जीसीसी कंट्रीज को, वही आज कमजोरी उनके बन लिए गई है, खतरा बन गई खतरा है। बन गई है तो वो। अभी क्या होगा? तो हटेंगे ये बेसिस? अब उनकी डिमांड है ये, वो कहते हैं हम बात नहीं करते इसके बिना। अच्छा, इससे क्या होगा अगर ये हटेंगी, जो कि हटेंगी? ये आप कह रहे हैं बेसिस हटेंगे। हाँ, तो मुझे लगता है पहली आप पहले सिक्योरिटी एक्सपर्ट होंगे जो इतने एक एक डेफिनेटिव और एक टोन के आगे साथ। सुनिए आप बात। तो एक तो उनकी ताकत ये थी। अब जितने भी हैं इनके अपने एलाइज हैं, साउथ कोरिया है, जापान है, अब वो सब सोचेंगे कि अगर भाई ये खतरा हमारे लिए बन रहे हैं, तो हमें अपनी ताकत खुद बढ़ानी है, मिलिट्री ताकत। दे विल गेट मिलिटराइज्ड। तो सब कुछ बदल गया। तो अच्छी बात है ये। नहीं, कहने का मतलब यह है एक ऑर्डर खत्म हो रहा है। बात अच्छी की नहीं है। अमेरिका की जो 2 ताकतें हैं, एक तो उनकी मिलिट्री ताकत मिलिट्री और थी, द दूसरी फाइनेंशियल। ताकत है उनकी
कि जो डॉलर है वो रिजर्व करेंसी है दुनिया की, वो बिल्कुल। कैसे था? हम्म। वो ऐसे बना कि 1974 में अमेरिका ने ये एक संधि करी सऊदी अरेबिया के साथ। उसके बाद फिर जीसीसी कंट्रीज आई और ओपेक कंट्री आई। तो डील क्या करी गई कि आप जो अपना तेल है, ऑयल एंड गैस, उसको आप अमेरिकन डॉलर्स में बेचिएगा। ये डील हो गई और हम्म। हम उसके बदले में आपको सिक्योरिटी देंगे। वो भी खुश कि हाँ ठीक है, हम्म। ये हो गया। उसको हम पेट्रो डॉलर बोलते हैं। पेट्रो डॉलर क्यों बोलते हैं कि अगर सारी दुनिया को आज जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 20% ऑयल दुनिया का वहां से निकल रहा है, हम्म। सबको तेल चाहिए वहां जीसीसी कंट्रीज का, हम्म। इसका मतलब उनके पास डॉलर होने चाहिए। अगर डॉलर रखेंगे, वो हम्म। डॉलर रखते थे, अब वो रिजर्व करेंसी बन गई। अगर वो टूटती है आज, और वो कैसे टूट रही है, जैसे कि अब ईरानियन ये कह रहे हम्म। हैं कि सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि अब वो पेट्रो डॉलर की हम्म। जगह पेट्रोल युआन हो। युआन, राइट। जो उनकी दो स्ट्रेंथ्स हम्म। हैं वो दोनों टूट रही हैं। तो डॉलर और मिलिट्री हाँ, पावर। डॉलर एज द रिजर्व रिजर्व करेंसी, करेंसी। और उनकी जो अपनी नेशनल डेट हम्म। है, जो उनका अपना कर्जा है, हम्म। वो $40 ट्रिलियन का है। हम्म। और वो तभी हो सकता है, उसको बैलेंस करा हम्म। जा सकता है, जबकि क्या हो रहा था कि जब पेट्रो डॉलर में ये सऊदी और ये सब जीसीसी बेच रहे थे, जो इनका सरप्लस पैसा हम्म। होता था, वो भी अमेरिका ने कहा कि तुम हमारे ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, तो मैं ज़रा सी हमारे देर में स्टॉक। नए वर्ल्ड ऑर्डर पे आती हूँ, लेकिन हाँ, हाँ। लेकिन लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो संधि की बात हो रही है, जिसमें पाकिस्तान तथाकथित रूप से हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, इंसाफ का, शांति का वो मसीहा, जिसे हम ये कहते हैं कि भई ये तो टेररिस्तान है, हमें जो है टेररिज्म का प्रायोजक है, भारत में टेररिस्ट भेजता है, ये तमाम चीज़ें हम कहते रहे और हम चाहते थे सिंदूर के बाद कि पाकिस्तान को अलग-थलग कर दिया जाए, पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट किया जाए। हमने पूरा जत्था भेजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, पूरी दुनिया में लोगों को भेजा और ये कन्विंस करने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक ख़राब मुल्क है। वो सब तो हमारे सामने काम नहीं आ रहा है। मुझे ये बताइए फ़िलहाल कि जब ये संधि तैयार ही नहीं हो रहा है ईरान, तो फिर क्या बातचीत हो रही है? देखिए, ऐसा होता है कि आपको ये भी पता चला होगा, जो रिपोर्ट आई है कि अमेरिका ने कहा है अब बात करने के लिए तैयार है और हमारा 15 पॉइंट का पीस प्लान है। अरे भाई, जो जीती हुई होती है साइड, वो बताएगी कि मेरा प्लान क्या है, कि जो चाहती है कि अच्छा आप सोचिए, अमेरिका आज क्यों चाहता है बात करना? क्यों? क्योंकि अमेरिका को लग रहा है, समझ में आ गया है कि आप ईरान को नहीं हरा सकते। ये समझ में आ गया उनके, इसलिए वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। ये कब हुआ था आखिरी बार इतिहास में कि वेस्ट एशिया में एक मुल्क इतना ताकतवर हो गया कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर, क्योंकि इजराइल को नहीं हराया, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हराया है। आप मुझे बताइए कि ये कब हुआ था इतिहास में और आप इसको कितनी बड़ी घटना मानते हैं? तो ऐसा है, ये पहले हो भी नहीं सकता था, और उसका कारण ये है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आज 3 बड़ी शक्तियाँ हैं, एक नहीं है। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि 3 शक्तियाँ हों, और जो 2 शक्तियाँ हैं बड़ी, चाइना और रशिया, एक तो इनकी खुद की काबिलियत है ईरानीज़ की, बड़े अक्लमंद लोग हैं। इन्होंने 20 साल की तैयारी करी है, अंडरग्राउंड टनल्स बनाए हैं, दिमाग है, और साथ में मदद आई है। तो जब मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं होती तो शायद ये नहीं होता। मेन चीज़ क्या है कि देखिए, जो डिस्टेंस है ईरान का और इज़राइल का, वो 1000 किलोमीटर है। अब 1000 किलोमीटर पे अगर आप ड्रोन भेज रहे हैं और वो स्लो स्पीड पे जा रहे हैं, तो वो उसको जैम कर सकते हैं, पर वो नहीं कर पा रहे। उसका कारण क्या है कि चाइनीज़ की मदद आ रही है। चाइनीज़ के जो सैटेलाइट्स हैं, एक तो वो उसको गाइड कर रहे हैं ड्रोन्स को, और जिसको हम कहते हैं जैमिंग कैपेबिलिटी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहते हैं, जो ग्राउंड की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है अमेरिका की और इजराइल की, जो इजराइल में लगी है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली उनके सैटेलाइट्स हैं, वो उसको जैम नहीं होने दे रहे। बड़ी शानदार बात आप बता रहे हैं। तो क्या ये कुछ ऐसा ही है जैसा हमने सिंदूर के वक्त सुना था? मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी मैं सुन चुकी हूँ। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप ये कहानी सुन चुकी हैं, और मैं इसका एक नतीजा और बता दूं आपको। जो आपने कहानी सुनी है वो ये थी कि जो चाइना है, सिंदूर के टाइम पे बिना लड़ाई लड़े हुए खुद अपनी कैपेबिलिटीज़ के बुत्ते पर उसने अपनी मिलिट्री डोमिनेंस बना ली थी साउथ एशिया में। लड़ाई लड़ा था पाकिस्तान। सिमिलरली अब वेस्ट एशिया में बिना लड़ाई लड़े हुए लड़ाई लड़ रहा है ईरान, पर डोमिनेंस जो है मिलिट्री की, वो चाइना की बनेगी। देखिए, ये सब नई नई चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, पहली बार, जो कभी नहीं हुई।
सोचा था आपने कभी ऐसा? खैर सोचा तो था मैंने, पर कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी जल्दी होगा, होगा। ये नहीं सोचा था। तो अब इस पूरी जंग में अब मैं वापस लौटती हूँ फिर संधि की हुँ, बात पर कि हुँ। भई अमेरिका कह रहा है कि हमें ये 15 चीज़ें चाहिए, लेकिन ईरान ने जो शर्तें रखी हैं, वो तो जिस वर्ल्ड ऑर्डर पे मैंने आपसे कहा कि होल्ड योर थॉट, वो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही बदल देगा। जी। कह रहे हैं कि कभी हमारे ऊपर जंग नहीं होगी, हमारे नुकसान की सारी भरपाई होगी। ऐसा लगता है कि अमेरिकी फ़ौजी जैसे ईरान आके सरेंडर कर रहे हों। देखिए, ईरान बहुत मज़बूत स्थिति में है और 3 बड़ी जो उसकी शर्तें हैं, उनके बारे में सोचिए। एक शर्त उनकी ये है कि हमारे पास कंट्रोल होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। जहाँ पर आज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होती है, वो वहाँ कंट्रोल चाहते हैं। पहली बात, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है पूरा ऑयल क्या है, क्या नहीं होगा, किसी को रोकना हो, कुछ होगा वो कर लेंगे, टोल टैक्स लगाएँगे वहाँ पर। दूसरा वो क्या चाहते हैं कि जितनी भी अमेरिका की मिलिट्री बेसेस हैं, जो सिक्योरिटी दे रही थी जीसीसी कंट्रीज़ को, आप उसको वहाँ से हटा दीजिए। कोई 70,000 फ़ौज है। अगर वो 70,000 फ़ौज हट जाएगी, एक तो मैंने उसका बताया क्या नतीजा होगा कि बाकी लोग भी सोचेंगे जिनके पास बेसेस हैं। साथ में ये जीसीसी कंट्रीज़ है, तो इनको जो है फिर अब ईरान के साथ कलेक्टिव सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। तो वो सारी कुछ चीज़ बदल गई। ईरान विल बिकम द डोमिनेंट पावर इन एशिया। तीसरी उनकी बड़ी शर्त क्या है कि जो हमारे प्रॉक्सीज़ हैं, लाइक हिज़्बुल्लाह हुँ, इज़ देयर, हुँ, हूतीज़ आर देयर, इनको आप कुछ नहीं कर सकते। हुँ। इन 3 चीज़ों से तभी मैं कह रहा हूँ कि पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो यहाँ बदल रहा है, क्योंकि अमेरिका की शिकस्त होना इतनी बड़ी बात है जो यूक्रेन में हो ही नहीं सकती थी। इसको आप समझिए, आपके दर्शकों के लिए बता तो रहा आप हूँ। ये कह रहे हैं कि पूरा वेस्ट एशिया बदल रहा है, अमेरिका का जो इक्वेशन है पूरी दुनिया के साथ वो बदल रहा है और मुझे तो लग रहा है साउथ एशिया भी बदल रहा है। तो अब उसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि जब ये सब कुछ होगा, ये दोनों अमेरिका का जो है इकोनॉमिक जो है पकड़ है, मिलिट्री पकड़ है, वो कमज़ोर होगी। इसका मतलब जो आज हमारा ऑर्डर है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और नया ऑर्डर जो है, वो जल्दी आ जाएगा। नया ऑर्डर में कौन है? नया ऑर्डर में है सब ग्लोबल साउथ कंट्रीज़। और उसके साथ कौन मिला हुआ है? 2 बड़ी शक्तियाँ, हुँ, चीन है और रशिया है। हुँ। और इंडिया उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता था, पर हम करना नहीं मैं चाहते। इंडिया पे आ जाती हूँ। अब ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो साफ़गोई से बात कर पाएँगे इस बारे में। क्या आप बताइए कि हम वाक़ई हम नहीं देख पाए, हम बेवकूफ़ बने अगर सीधे-सीधे बोल देती हूँ मैं, कि इज़राइल चले गए मोदी जी और इज़राइल जाने स ठीक जंग से पहले यानी वो लौटे हैं और कुछ घंटे बाद ही अटैक हो गया। क्या देख नहीं पाए मोदी जी? क्योंकि खबरें तो यहाँ तक छप रही हैं कि बाकायदा जो यूएस के एम्बेसडर हैं उन्होंने बोला मोदी जी को कि भई जाइए इज़राइल। कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। अब हमें क्या मालूम क्या है? इसका तो मैं नहीं जानता हूँ, पर ये बात बिल्कुल मुझे तय तो है, लग रहा है कि आप जानते हैं कुछ जो बता नहीं कुछ रहे हैं। ये बात बिल्कुल तय है कि आँख खोल के काम किया गया है और आँख खोल के हमने ये तय करा है कि हमें अमेरिका के साथ जुड़ के रहना है। और हमको भी समझ में आ रहा है, ऐसी बात नहीं है यहाँ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, हमें भी समझ में आ रहा है कि वो एक ऐसी ताकत है, जो ज़्यादा दिन तक मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहेगी, पर धीरे-धीरे कम होगा। मुझे एक बात बताइए कि जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका के साथ अपने हमारे इतने करीबी संबंध हैं कि वो कहते हैं कि उठ जाओ तो हम उठ जाते हैं, वो कहते हैं बैठ जाओ तो हम बैठ जाते हैं, तेल खरीद लो खरीद लेते हैं, नहीं खरीदोगे नहीं खरीदते हैं। हम शायद बहुत कम देशों में से एक देश बचे जिन्होंने अयतुल्ला अली ख़ामनेई की हत्या, उसके बाद आप ये देखिए 165 बच्चियों का 7 से 12 साल की लड़कियों का नरसंहार कर दिया गया ईरान में वो। तीसरी बात हमारे ही हिंद महासागर में आके 100 ईरानी फ़ौजियों को डुबा के मार दिया गया। हमारे मुँह से एक शब्द नहीं निकला। इससे ज़्यादा हम किसी के ख़ेमे में और क्या जाएँगे? उसके बाद भी मोदी जी को क्यों इस संधि के लिए इनवाइट नहीं किया गया और पाकिस्तान को किया गया? नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो 3 ताकतें हैं, इनका भी तो साथ में होना ज़रूरी है ना। दे शुड बी इन एग्रीमेंट की विद द कंट्री जो होस्ट कर रहा तो है। टर्की से हमारे संबंध तो ठीक है, नहीं, ईरान से हमारे टर्की संबंध ठीक है। टर्की ग्रेट पावर थोड़ी ना है। ग्रेट पावर जो है वो रशिया, चाइना और अमेरिका तो है। रशिया से तो हमारे बड़े अच्छे नहीं, नहीं, संबंध हैं। देखिए रशिया को भी हमें लगता है रशिया एक बहुत समझदार मुल्क है, समझदार लीडर है। वो भी हमसे कोई इतने खुश नहीं है और उसकी क्यों खुश नहीं है वो भी बता देता हूँ। जब दिसंबर 2025 में प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ पर आए थे स्टेट विजिट में, रशियंस ने खुलेआम कहा था कि जो आरआईसी का फ्रेमवर्क है, जो रशिया, इंडिया, चाइना है, उसको आप रिवाइव करिए, उसको चालू करिए। हुँ। क्योंकि सोच ये है, जो सही सोच है कि अगर आप इस फ्रेमवर्क को चालू करेंगे, तो
तीनों दो तो बड़ी शक्तियां हो गई, और इंडिया जो है 1.4 बिलियन पीपल, बहुत काबिलियत है, लोग काबिल हैं, तीनों जब मिलके बात करेंगे तो उनकी आवाज़ जो है दुनिया में सुनी जाएगी। पर हम उसमें नहीं गए क्योंकि हम चीन के साथ खड़ा नहीं होने चाहते। तो अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा? नहीं, अब 3 पावर हो गई। अब सुपर पावर कोई नाम की चीज़ नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है और 3 बड़ी ताकतें हैं, एक चीन है, अमेरिका है और रशिया है। हम ये समझने को तैयार नहीं है कि चीन जो है एक बड़ी ताकत हो गई है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अमेरिका ऐसी ताकत है क्योंकि उनमें दिमाग में एक बू है ताकत की, कि हम जो थे कोल्ड वॉर हमने ख़त्म करी, यूनिपोलर में हम थे, तो उनका कोई भी रिलेशनशिप जो है वो बराबरी का होता ही नहीं है। तो आप उनके चमचे ही रह सकते हैं, जिसे कहते हैं वैसल स्टेट ऑफ अ कंट्री। उनकी किसी के साथ भी चमचा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि विश्व गुरु नहीं, अब देखिए वो दैट इज योर इंटरप्रिटेशन। व्हाट आई एम सेइंग इज, ये दोस्ती बराबरी की नहीं है क्योंकि वो करने के काबिल ही नहीं है। अमेरिका किसी के साथ बराबरी की दोस्ती करना वो अपने एलाइज के साथ नहीं कर रहे, ईयू कंट्रीज के साथ नहीं कर रहे। हो क्या रहा है इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है जल्दी से, आप देखिएगा कि सारा ग्लोबल साउथ जो है 80% पॉपुलेशन दुनिया की वो एक साथ खड़ी है, एक जैसा सोच रही है। और जो ग्लोबल नॉर्थ है, जो आज तक बड़ी ताकतें होती थी, वो टूट रही है। ईयू टूटा पड़ा है, नेटो खत्म हो रहा है, अमेरिका कहीं ये अब इसमें फंस गया है वेस्ट एशिया में, और ये हफ्तों के अंदर हो रहा है। ये देखिए ना, ये सालों नहीं लग रहे हैं इसमें। देखिए यही बात जो है समझने में लोगों को टाइम लगेगा कि कैसे इस तरीके से पूरा जियोपॉलिटिक्स और दुनिया का इतिहास बदल रहा है, जो सोचा नहीं था लोगों ने। तो इजराइल का क्या होगा? आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ अब इस सब में, क्योंकि वेस्ट एशिया में कहा जाता है कि भाई इजराइल इतना बहादुर देश है कि वो जो है दांतों के बीच में जीभ की तरह रहता है। अब मुझे ये बताइए कि इजराइल का क्या होगा? क्या अभी भी वो दांतों के बीच में बहुत कंफर्टेबली दबा इजराइल की जो पूरा सपना था ग्रेटर इजराइल बनने का, वो तो हो गया खत्म। मैं जो देख रहा हूँ, जो सबसे बड़ी ताकत होगा यहाँ की वेस्ट एशिया की, वो ईरान है। अच्छा, हाँ, वो अगर सऊदी अरब नहीं, सऊदी अरब नहीं होगा, नहीं, क्योंकि सऊदी अरब का भी तो ये कंपटीशन रहता है ना। अरे साहब देखिए, वो वक्त चला गया, वो वक्त ऐसे चला गया। जो सऊदी हैं, सऊदी के पास तेल है, सऊदी के पास गैस है। अगर सऊदी के पास दिमाग होता नहीं, सोचिए आप, तो सिक्योरिटी भी अपनी कर लेते। फौज तक नहीं है उनके पास अपनी। नहीं देखिए, पर वो अभी क्या करते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहां से F-35 खरीद लिया, वो क्या करेगा उसका पता नहीं। सिंस 1970s पाकिस्तान आके उनको सिक्योरिटी देता है। तो कहने का मतलब ये है कि यही मैं सोचता हूँ कि कहाँ ईरानी जिनका इतना दिमाग है और शातिर लोग हैं, और कहाँ ये सारे अरब्स जो हैं, अगर इनमें दिमाग हो तो मुस्लिम दुनिया का नेता बनेगा एक शिया देश। आप जिम्मेदारी के साथ इसको कह रहे हैं? नहीं, देखिए एक बात मैं आपको और बताऊं इस बारे में, ये इतने समझदार लोग हैं, दे डोंट टॉक ऑफ शिया। अभी जैसे इनकी लड़ाई हो रही है, दे आर टॉकिंग ऑफ मुस्लिम। तो कहने का मतलब ये है कि वो समझ रहे हैं इस बात को कि मुस्लिम वर्ल्ड को एक साथ लाना है, उसको तकसीम नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन ये तो सेक्ट जो है, ये तो बहुत बड़ा डिवाइड है, इसको कहने भर से खत्म थोड़ी हो जाएगा। नहीं, अब ठीक है वो नहीं होगा, पर कम से कम जो हमारी जियो पॉलिटिक्स है उसमें तो खत्म हो जाए या कम हो जाए। आप रियल वर्ल्ड में आइए। रियल वर्ल्ड आज ये है कि ईरान को मदद कर रही है 2 कंट्रीज, समझे ना, चाइना और रशिया, जो बड़ी ताकतें हैं। तो वो थोड़ा ना कि वो मुस्लिम है दोनों। तो अब आखिरी बात मुझे बताइए कि अगले आने वाले हफ्तों में आप क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है इस जंग? तो देखिए, मुझे जो दिख रहा है, अभी ये बातचीत होगी कि नहीं होगी, ये सब डिपेंड करता है। जो बात हो रही है वीकेंड की, वो डिपेंड करता है कि ईरान आता है कि नहीं आता है। अमेरिका तो तैयार है, वेन्यू भी तय हो गया है, किसी को दिक्कत नहीं है। 2 बड़ी ताकतें भी कह रही हैं हाँ बात होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि अब हम दूसरी तरफ चले जाएं, जिसे कहते हैं क्रॉसिंग द रूबिकॉन। जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक अलग फेज में चली जाए लड़ाई, जिससे कि सारी तबाही हो, सबको नुकसान हो जाए, पूरा दुनिया को नुकसान होगा, तेल का होगा, गैस का होगा, लाइफ तितर बितर हो जाएगी। कोई नहीं चाहता ये। तो कहने का मतलब ये है, ये तभी हो सकता है अगर जो ईरान कह रहा है उस पर आप थोड़ा सीरियसली अमेरिका सोचे, और साथ में कोई ट्रस्ट तो है नहीं, ईरानी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते इसको,
अमेरिका इज़राइल को को। भी नहीं करते और अमेरिका को भी हाँ नहीं नहीं, करते। इसराइल को तो हाँ, आप छोड़ दीजिए हाँ। ना। इसराइल को तो मैं कोई हुँ, ताकत मानता ही नहीं। हुँ, इसराइल ताकत है अमेरिका के कारण। हुँ, इसराइल को छोड़ दीजिए आप। हुँ। आप बात करिए अमेरिका की। बिल्कुल आखिरी बात, क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं मैं जानती हूँ मैं भी इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखती, लेकिन उसके बावजूद कहना तो पड़ेगा कि क्या कोई इंसाफ़ हो रहा है ये फ़िलिस्तीनी नागरिकों के साथ भी, जब ये ईरान को हम जीतते हुए देख रहे हैं, कि ईरान अपने लिए भी लड़ रहा है, आईआरजीसी ने कहा तो, लेकिन एक एक ह्यूमैनिटेरियन इंसान होने के नाते मैं ये भी देखना चाहती हूँ, क्या वाक़ई इंसाफ़ हो रहा है जिन 1 लाख लोगों को मार दिया गया? देखिए ऐसा है कि ईरान जो है, ईरान ही तो रास्ते में आ रहा है इज़राइल के। और कौन खड़ा हो रहा है? ये अरब्स हुँ, तो नहीं खड़े हो रहे। हुँ, ये चुपचाप बैठे हुए हैं। इनको अपना है कि हम ठीक-ठाक कर हुँ, लें। ये तो कुछ भी नहीं बोल रहे। हुँ, ऊपर-ऊपर से बोल दिया, बिल्कुल, काम खत्म हो गया। बिल्कुल। ईरान ही एक मुल्क है जो कि इन चीज़ों को थोड़ा-सा सँभाल सकता है। हुँ, और अच्छी बात ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया है। अच्छी बात ये है कि 2 बड़ी ताकतें उनकी हुँ, मदद करेंगी। तो ये सब कुछ अच्छा ही हो रहा है मेरे जी, ख़्याल में, पर अचानक हो रहा है जिसकी उम्मीद नहीं उम्मीद थी। है।